नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह एग्जाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। अगर आप इन सभी में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में उन सभी प्रश्न को बताया गया है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रीक नाम जो है वह है सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रीक नाम है सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम है सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन करवाया था। तो प्रथम जैन महासंगीति का आयोजन जो है वह 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था पाटलिपुत्र में। और इसी जैन महासंगति में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। और अंत में 298 ईस्वी पूर्व में संलेखन या संथारा विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना देह त्याग किया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना या वशीकरण के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना और वशीकरण के बारे में बताता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्ववेद जो है यह जादू टोना और वशीकरण के बारे में बताता है। अब अथर्ववेद के बारे में कुछ जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। अथर्ववेद को जो है वह ब्रह्मा वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण कहलाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह गोपत ब्राह्मण कहलाता है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति जो है वह ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद का उपवेद जो है वह शिल्पवेद कहलाता है और इसका प्रवर्तक जो है वह विश्वकर्मा कहलाता है। इसको भी याद रखिएगा कि अथर्ववेद का उपवेद जो है वह शिल्पवेद कहलाता है और इसका प्रवर्तक जो है वह विश्वकर्मा कहलाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ का नाम है माया देवी। गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी है। माया देवी की मृत्यु जो है वह गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, जिसके कारण से गौतम बुद्ध का जो है बचपन में लालन पालन जो है या इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया है। गौतम बुद्ध के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में जो है बहुत सारे पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख ले। गौतम बुद्ध को जो है वह लाइट ऑफ एशिया या शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखाए हैं तो वीडियो देख सकते हैं जाके। लिंक जो है वह आई बटन में दे दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। आगे है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अश्वघोष। दोस्तों, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य जो है यह अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष जो था यह कनिष्क का दरबारी कवि था। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी कवि था और इस महाकाव्य की रचना 2री शताब्दी में हुआ है। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य की रचना जो है यह 2री शताब्दी में हुआ है। किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। उत्तर है ऑप्शन बी, तोरा। तोरा जो है यह यहूदी धर्म से संबंधित है। तोरा जो है यह यहूदियों का पवित्र पुस्तक या ग्रंथ होता है जिसे ये लोग पूजते हैं। तो तोरा क्या है? यह यहूदियों का पवित्र पुस्तक या ग्रंथ है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, धनानंद। दोस्तों, नंदवंश का जो है अंतिम सम्राट वह धनानंद था। अब बात कर रहे थे हम लोग नंद वंश के बारे में। नंद वंश का स्थापना जो है वह महापद्म नंद ने किया था।
नंदवंश का स्थापना महापद्म नंद ने किया था और महापद्म नंद को जो है वह भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक कहा जाता है। किसको? महापद्म नंद को जो है वह भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? क्या प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दिनार। गुप्त काल के दौरान जो है वह सोने के सिक्के को दिनार के नाम से पुकारा जाता था। और स्वर्ण सिक्के का प्रचलन जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था गुप्त काल में प्रथम बार। गुप्त काल जो है वह भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है ये पहले वाला वीडियो में हमने दिया था, लेकिन वहाँ पे जो है उत्तर मिस्टेक से हमने मगध काल मार दिया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल है? तो वहाँ पर मैंने जो है गलती से मगध काल ऑप्शन में मार दिया था, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। इसका उत्तर है गुप्त काल। गुप्त काल जो है यह भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्ण काल है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समकालीन थे? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समकालीन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों मिर्जा गालिब जो है यह बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे और बहादुर शाह द्वितीय जो है यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। बहादुर शाह द्वितीय यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना जो है वह किस शासक के द्वारा की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। दोस्तों संस्कृत नाटक नागानंद की रचना जो है यह हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था और हर्षवर्धन के द्वारा और 2 रचना की गई थी, एक है रत्नावली और एक है प्रियदर्शिका। रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है यह हर्षवर्धन के द्वारा ही रचना की गई है और 2 महाकाव्य है। अब जान लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। हर्षवर्धन जो है यह पुष्यभीत वंश का शासक था। हर्षवर्धन यह पुष्यभीत वंश का शासक था। हर्षवर्धन के समय में ही 629 ईस्वी में एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है इसने एक बुक लिखा है जिसका नाम है सियूकी। सियूकी बुक में ही हर्षवर्धन के साम्राज्य की जानकारी मिलता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वानभट्ट था और वानभट्ट ने जो है वह 2 पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है आपका हर्षचरित और कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी जो है यह वानभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है यह भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है इसका दरबारी कवि था हरिसेन। समुद्रगुप्त इसका दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन ने जो है एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों समुद्रगुप्त ने जो है वह वीणा वादन सिक्के भी चलवाए थे। वीणा वादन सिक्के में क्या था कि इसने एक सिक्का चलवाया था जिसमें जो है इसने खुद को वीणा वादन करते हुए सिक्के में अंकित करवाया था। तो वीणा वादन सिक्का जो है यह समुद्रगुप्त ने चलवाया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफा, मध्य प्रदेश में जो है वह सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं और लक्ष्मण मंदिर और मदन महल, ये 4 और महत्वपूर्ण स्थान है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं, लक्ष्मण मंदिर और मदन महल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थी। ऑप्शन ए, पक्की ईंटें से, ऑप्शन बी, फायंस से, ऑप्शन सी, अंकिक से या ऑप्शन डी, सेल खड़ी से। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सेल खड़ी से। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें जो है वह सेल खड़ी से निर्मित थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह सबसे पुरानी सभ्यता है। यह जो है सबसे पुरानी सभ्यता है। 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता चला था। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वह कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, तो वह सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए रायगढ़ में। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वह रायगढ़ में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है वह 1630 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग पूना में हुआ था। इसका जन्म जो है वह 1630 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग पूना में हुआ था। इसका आध्यात्मिक गुरु जो है वह समर्थ रामदास है। छत्रपति शिवाजी महाराज का आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक जो है वह 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। यह प्रश्न जो है वह बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि अष्टप्रधान जो है वह किसके मंत्री परिषद को कहा जाता था, तो वह है शिवाजी का मंत्री परिषद को है अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। दोस्तों पुर्तगालियों ने जो है पहली बार जो है वह भारत की खोज समुद्री मार्ग से की थी। दोस्तों 20 मई 1498 ईस्वी को एक पुर्तगाली भारत आया था जिसका नाम था वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा ने ही जो है वह पहली बार भारत की खोज समुद्री मार्ग से किया था। पुर्तगालियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं कि पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। पुर्तगालियों ने ही जो है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। कब की थी, तो 1556 ईस्वी में की थी। कहाँ पर, गोवा में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी 1556 ईस्वी में गोवा में किया था इसका शुरुआत। पुर्तगालियों ने ही भारत में आलू, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती करने की शुरुआत की थी। आलू, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती करने की शुरुआत जो भारत में है वह पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों ने ही भारत में जहाज निर्माण का कार्य शुरू किया था। अगर कभी पूछ लिया जाए भारत में जहाज निर्माण का कार्य किसने शुरू किया था, तो वह पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, उसमें बंगाल का नवाब कौन था, तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। दोस्तों प्लासी के युद्ध के समय जो है वह बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। इसी कारण से जो है प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुंड्रो के बीच हुआ था, जिसमें जो है वह हेक्टर मुंड्रो यह विजयी हुआ था और सिराजुद्दौला हारा था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सूर्यसेन ने। दोस्तों चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना जो है यह सूर्यसेन ने शुरू किया था। सूर्यसेन ने जो है यह डकैती की योजना 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी मेसोपोटामिया के साथ। दोस्तों हड़प्पा के जितने भी निवासी थे वह जो है अपना व्यापार जो है वह मेसोपोटामिया के साथ किया करता था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। निम्न में से कौन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो है वह मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो की नारा दिया था, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले 1876 ईस्वी में स्वराज का नारा दिया था। तो स्वराज का नारा जो है सबसे पहले दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इसको और आगे लेकर गया। तो स्वराज का नारा जो है सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसने जो है आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज का स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा ज्योतिबा फुले। दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी।
सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वह 24 सितंबर 1873 ईस्वी को हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वह 24 सितंबर 1873 ईस्वी को हुआ था। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को मुक्त करना। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो है यह 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। अगला क्या है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो मणिकर्णिका किसका नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था यह मणिकर्णिका था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की खोज किस खोजकर्ता ने किया था। हड़प्पा की खोज किस खोजकर्ता ने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। दोस्तों दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा की खोज किया था 1921 ईस्वी में। इसका कब खोजा था? 1921 ईस्वी में इसका खोज किया था। और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने किया था। बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है वह किस वायसराय ने किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। और यह विभाजन जो है वह लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन जो है वह लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। बंगाल विभाजन जो रद्द हो गया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और 1911 ईस्वी में जो है वह लगा था तृतीय दिल्ली दरबार। तीसरा दिल्ली दरबार जो है वह 1911 ईस्वी में लगा था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस अधिवेशन स्थगित हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस अधिवेशन जो है वह स्थगित हो गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन। दोस्तों सूरत अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था, यह अधिवेशन जो है वह स्थगित हो गया था। यानी कि यह अधिवेशन जो है वह पूर्ण नहीं हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह रास बिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन के स्थगित होने का मुख्य कारण था कि कांग्रेस में जो है वह गरम दल और नरम दल में विभाजन, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन इस अधिवेशन की स्थगित होने का मुख्य कारण था। यानी कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बटा, एक गरम दल और एक नरम दल। दोस्तों हमने कांग्रेस का जो है जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसका एक संपूर्ण वीडियो बनाया है जो कि चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वह आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका कुछ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास से जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप आगे कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको 90% चांस है कि इस वीडियो से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।